बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि कुछ ऐसे लर्ज़ा खेज़ इंकशाफात जो हैं वो इस वक्त सामने आ चुके हैं जिसने मेरे कानों से धुआं निकाल कर रख दिया है। अब ये ख़बरें इतनी ख़तरनाक कैसे हैं कि मेरे कानों से भी धुआं निकल चुका है, वो ख़बरें मैं आप तक पहुँचाता हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर बहुत घिनौने इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ये घिनौने इल्ज़ामात कोई प्रो इमरान जर्नलिस्ट की जानिब से नहीं लगाए गए, बल्कि ये एक ऐसे सहाफ़ी की जानिब से लगाए गए हैं जो पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज़ का माउथ पीस है और जिनकी बीवी जो हैं वो पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज़ के टिकट से MPA भी हैं। तो जनाब, उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं और मुख्तदर हलकों पर शर्मनाक इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिसने इस वक्त तहलका मचा कर रख दिया है, मेरे कानों से धुआं निकाल कर रख दिया है। अब उस सब के अंदर नाज़रीन कराम कहा यह क्या है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इसराइल के साथ राब्ते और लेन देन इस वक्त पकड़ा गया है और इसराइल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद कर रहा है। किन तरह से इसराइल ने पाकिस्तान की मदद की और खुफिया तौर पर खुफिया एजेंसी की, ये बड़े अहम सवालात हैं। ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त पाकिस्तान और इसराइल को लेकर एक दफ़ा फिर से आग जो है भड़क उठी है और इसमें अब सबसे ज़्यादा जो डिस्कस किया जा रहा है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कुछ ऐसे माउथ पीस है नून लीग के, वो इस हवाले से खुद ही अपनी खबरें जो हैं वो उगलना शुरू हो चुकी। दूसरी खबर ये कि जनरल आसिफ गफूर साहब जो किसी ज़माने में DGI SPR हुआ करते थे और उनके नाम से इंडिया में जो कांपे टांगा करती थी और इंडिया में जो खलबली मचा कर रख देते थे, उनकी जनाब मिसालें जो हैं वो कुछ और ही हैं। तो उन्होंने एक तारीख रकम कर दी है और पूरी कौम के दिल जीत लिए हैं और यूँ कहूँ कि जनरल आसिफ गफूर जो हैं वो छा गए हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि शहबाज गिल के बाद कप्तान के एक बहुत बड़े खिलाड़ी पर जो तशद्दुद किया गया है और तशद्दुद भी ऐसा कि सातों आसमान जो हैं वो हिलकर रह चुके हैं। और नाज़रीन कराम, जो इस वक्त तशद्दुद की जो खबरें हमें मौसूल हुई हैं, जो वीडियोज़ मैं आपके सामने चलवाऊँगा, वो इंतहाई लर्ज़ा खेज़ हैं, वो आप देख नहीं सकेंगे क्योंकि ऐसी किस्तायत और जदीदियत की मिसाल जो है वो पाकिस्तान में कभी नहीं मिली थी। ये बड़ी ख़तरनाक खबरें हैं, ये भी आपके सामने रखूँगा। जो आखिरी खबर होगी इस पर बात कर रही है कि ईमान मज़ारी के जनरल बाजवा पर संगीन इल्ज़ामात जिसने नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया। इस हवाले से तमाम तर डेवलपमेंट्स आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले ये खबर जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का अपने खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू और दरख्वास्त पर फैसले तक FIR पर कार्रवाई मुअत्तल और तफ्तीश जो है वो रोकी जाए, इमरान खान की इस्तदा। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने ये मुकदमे के इखराज के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, इसमें इमरान खान ने वकील शुएब शाहीन, सलमान सफदर और फैसल चौधरी के ज़रिए दरख्वास्त जो है वो दायर की है और दरख्वास्त में IG इस्लामाबाद, DIG, SHO और दीगर को फरीक बनाया गया है। अब दूसरी खबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो किस तरह से आवाम को पागल बना रही है। अब 1-2 दिन पहले ये खबरें पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज़ के मीडिया सेल ने चलाना शुरू कर दी थी, जिसमें जियो न्यूज़ जो है वो सर फहरिस्त है। जनाब, उनकी जानिब से कहा गया कि तेल की कीमतों में 1 सितंबर से 10 रुपये फी लीटर तक कमी कर दी जाएगी। तो आज ओगरा ने सारे का सारा भांडा जो है वो फोड़ के रख दिया है। तर्जुमान ओगरा ये कहता है कि तेल की कीमतों से मुतल्लिक गलत मालूमात से इज्तनाब किया जाए। तेल की कीमतों पर गलत मालूमात तेल सप्लाई मार्केट ख़राब कर देती हैं। और इस हवाले से जो मज़ीद जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में कमी के रुझान के पेश नज़र ओगरा की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर तक कमी के साथ साथ टैक्सेस बढ़ाने की सूरत में कीमतें बरकरार रखने की अलग अलग तजावीज़ दिए जाने का इम्कान है। तो सबके बाद आ जाए कि जो ईमान मज़ारी ने इस वक्त तहलका मचा कर रख दिया, जनरल बाजवा पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखें, ईमान मज़ारी जो है उनकी वजह शोहरत जो है वो ये भी है कि उन्होंने जब उनकी वालदा साहिबा जो हैं गिरफ़्तार हुई थी मुबैना तौर पर, जब उनको कहा गया कि वो अगवा हुई हैं श्री मज़ारी साहिबा, तो सबके बाद ईमान मज़ारी का एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी हुआ था जिसने बोनचाल मचा कर रख दिया था जनरल बाजवा के हवाले से। और वो नाम जो है वो स्पेसिफिक जो उन्होंने नाम लिया था
तो मैं लेना नहीं चाहता। तो सब के बाद फिर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि फ़ौज की मदयत में ये ईमान मज़ारी पर ये मुकदमा दर्ज होता है और फिर उनको बैक फायर करना पड़ता है, क्योंकि फिर एक इदारे की बात आ जाती है और पाक फ़ौज हमारा बहुत आला किस्म का इदारा है, तो इस पर हम किसी भी किस्म की कोई जो इस तरह का प्रोपागेंडा जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ईमान मज़ारी ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और वो पीछे हट गई और वो अपने मुकदमे से, अपने बयान से उन्होंने फिर उस पर माफ़ी भी मांगी अदालत के अंदर। तो सबके बाद कल परसों जो वीडियो वायरल हुई जनरल बाजवा की, जिसमें वो सैलाब ज़दगान की हवाले से मदद की अपील कर रहे हैं, वो तमाम पाकिस्तानियों को ये कह रहे हैं कि सैलाब ज़दगान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी मदद करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं इससे बराह रास्त मुतासिर हो चुके हैं। ईमान मज़ारी ने ये कहा है कि दिलचस्प बात है कि अमीर तरीन पाकिस्तान में कौन है, शायद इन जर्नैलों को लेने की बजाय देने पड़ जाएं। ये उन्होंने इस हवाले से जनरल बाजवा को ही ललकारा है और जनरल बाजवा को उनकी स्टेटमेंट पर जवाब दिया है। अब आ जाए जनाब शहबाज गिल के बाद कप्तान के जब बड़े खिलाड़ी हैं उन पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया है वो इंतहाई ख़तरनाक है। और जो वीडियोस मैं आपके सामने पीछे चलवा रहा हूँ ज़रा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो टॉर्चर और ये जो दहशत गर्दी की मिसाल कायम कर दी गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, और ये हलीम आदिल शेख साहब हैं और उन पर इतना तशद्दुद और टॉर्चर किया गया है, शायद इससे भी आधे से कम टॉर्चर जो है वो सिर्फ शहबाज गिल को हुआ। और शहबाज गिल की आपने हालत देख रही थी, लेकिन हलीम आदिल शेख पर जो 3 से 4 गुना ज़्यादा उन पर जो टॉर्चर और तशद्दुद हुआ वो ज़रा आपको मैं सामने रखता हूं। और वीडियोस भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि जहां पर आसिफ अली जरदारी का नाम होगा, जहां पर उसका राज होगा, जहां पर ये जरदारी ख़ानदान और जरदारी माफिया होगा, वहां पर जनाब कानून, वहां पर जनाब इंसानियत आप भूल जाएँ कि कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ भी होती है। हलीम आदिल शेख जो है वो पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ की जानिब से वो अपोजिशन लीडर भी थे, तो जनाब उनके पाँव और टांगों पर सुराख कर दिए गए हैं, उनका गला दबाया गया है और मुबैना तौर पर इस तरह से कि उनको कत्ल करने की कोशिश की गई। शहबाज गिल के मामले पर भी आपने देखा कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मेरे पीनस और टेस्टिस पर जिस तरह से करंट लगाया गया है वो टॉर्चर किया गया। लेकिन पाकिस्तान में ये सारे का सारा अगर आइन की रूह से बात की जाए तो ये टॉर्चर करना गैर कानूनी है, लेकिन पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सबके बाद अभी हमारे ज़राए के मुताबिक हलीम आदिल शेख पर तकरीबन 30 से 31 मुकदमात जो हैं वह दर्ज कर दिए गए हैं, जिसका ना सर है ना पाँव है। उन टूटी हुई टांगों पर, उन रॉड पर जिस तरह से सुराख किए गए और जो उन पर ज़ख्म डाल दिए गए, वो उनके आप तस्वीर, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे से देखी नहीं गई कि इस कदर तशद्दुद किया गया, इस कदर आपने जदीदियत की मिसाल कायम कर दी, इस कदर किस्तायत की हद कर दी गई है। अब ज़रा आप स्क्रीन के ऊपर ये ख़बर देख सकते हैं जनरल आसिफ गफूर के हवाले से कि जनाब उन्होंने दिल जीत लिए हैं, और ये बहुत खुश आइंद ख़बर है जिसने यकीन माने मेरे भी इससे दिल खुश हो गया कि कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाले बलोच गुलकार की कोर कमांडर कोयटा से मुलाकात। कोर कमांडर कोयटा जो हैं वह अभी ही तैनात हुए, जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब है, और बलोचों के हवाले से इनका हमेशा से गिला रहा कि जनाब पाक फ़ौज जो है वो हमारी मदद नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज हमा वक्त आपके लिए तैयार है। और जिस तरह से ये तस्वीर कि जो आपके सामने मैं स्क्रीन के ऊपर चला रहा हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर जो हैं वो गर्म जोशी से वहाब अली बुक्टी से गले मिले और उनकी खैरियत दरियाफ्त की और ताउन की भरपूर यकीन दहानी जो है वो भी करवा दी है। और उन्होंने कहा कि वहाब बुक्टी को आसिफ गफूर साहब ने कि हम मुसीबत की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं और हर तरह की आपकी मदद भी करेंगे, क्योंकि वहाब बुक्टी जो है वो बलोचिस्तान में होने वाली तेज़ बारिशों के बाद आने वाले सैलाब से मुतासिर हुए थे और उनका घर भी इस हवाले से उसी पानी की नज़र हो चुका था। अब आ जाएं नाज़रीन इकराम, आखिरी खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको गौर से सुनना है। नजम सेठी साहब, अब जनाब इनको सब कुछ माफ़ है और नजम सेठी ने जिस तरह से खुफिया एजेंसी और मुख्तदर हलकों पर शर्मनाक इल्ज़ामात लगा दिए हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो होलनाक इंकशाफात किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनको सब कुछ जायज़ है, ये मुख्तदर हलकों के ख़िलाफ़ भी बोल सकते हैं, ये एजेंसी के ख़िलाफ़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लाडले हैं, क्योंकि इनके लोग जो हैं वह हुकूमत के अंदर हैं। और जो इनके बयानात सामने आए हैं उनके मकसद क्या है, मैं ज़रा उसकी तरफ भी आऊँगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर इमरान रियाज बोले, अगर अरशद शरीफ इसके ऊपर बात करे, समी इब्राहिम बात करता है, साबिर शाकिर बात करता है, या राना उज़ैर बात करता है, या दीगर यूट्यूबर इसके ऊपर बात करते हैं, तो जनाब हम गद्दार हो जाते हैं।
اگر نجم سیٹھی بات کرے تو وہ دانشور ہے، اگر رانا عزیر اس کے اوپر بات کرے تو اس کے پاس ایف آئی اے جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، ایف آئی اے اس کو فون کالز بھی کرے گی کہ آپ نے یہ بیان دیا ہے، ذرا آپ آ کر پیشیاں لگوا دیں۔ اور اس سے پہلے عمران ریاض جو ہے ان کو بھی ٹارچر کیا گیا، صابر شاکر صاحب جو ہے وہ ملک سے چلے گئے، ارشد شریف کی جان کو خطرہ، ٹی ٹی پی کو سپاری دی گئی، اور سمیع ابراہیم کو بھی ایف آئی اے کے چکر لگوائے گئے۔ یہ سارے غدار ہیں، ہم سارے غدار ہیں، لیکن جو نجم سیٹھی صاحب ہیں وہ ایجنسیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ محب وطن ہیں۔ اب آپ کو پتا ہوگا کہ کل ایک آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آئی تھی، جس میں شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ کے پی کے وزیر خزانہ کو ہدایت جاری کر رہے تھے کہ آپ ایک لیٹر لکھیں جو ہم آئی ایم ایف کو لکھیں گے، کیونکہ اصلاحات کی وجہ سے جو یہ ڈیل کرنے جا رہی ہے امپورٹڈ حکومت، وہ پاکستان کے غریب آدمی پر اور غریب لوگوں پر جو ایٹم بم چلا دے گی، ناظرین کرام بہت خطرناک ہے۔ مہنگائی بہت خطرناک حد تک بڑھنے جا رہی ہے اس آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد۔ تو نجم سیٹھی صاحب نے دعویٰ کر دیا ہے کہ آئی بی کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہی موجود نہیں ہے جو کال ٹیپ کر سکتی ہے، وہی بات جو شوکت ترین کی کال ٹیپ ہوئی ہے، کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔ آپ کسی کی کال جو ہے وہ ٹیپ اور پھر اس کے بعد اس کو لیک نہیں کر سکتے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز ہیں۔ تو پھر کون تھا جس نے یہ آڈیو کال جو ہے وہ ٹیپ کی؟ تو نجم سیٹھی کہتے ہیں تو انٹیلیجنس بیورو آئی بی کی بات کی، کیونکہ یہ وزیر اعظم کے انڈر ہوتا ہے۔ تو نجم سیٹھی نے کہا کہ ان کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس تو کیپیبلٹی نہیں ہے کہ جو فون کال کو ٹیپ کر سکے۔ تو پھر نجم سیٹھی نے یہ بھی کہا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ واحد ادارہ ہے جو اس طرح کی فون کال کو ٹیپ کر سکتا ہے، اور اسرائیلی کمپنیاں جو ہیں وہ یہ سافٹ ویئر بناتی ہیں، جس کے بعد مختلف جو ایجنسیز ہیں، مختلف ممالک ایجنسیز جو ہیں وہ ان سافٹ ویئر کا لائسنس خریدتی ہیں، اور جس سے فون کالز کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے۔ تو نجم سیٹھی نے مزید یہ کہا کہ شاید پاکستانی ایجنسی نے بھی اسرائیل سے یہ سافٹ ویئر خرید لیا ہو اور اس کا لائسنس خرید لیا ہو، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فون کال کو ٹیپ کیا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک اور لرزہ خیز انکشافات جو ہیں وہ نجم سیٹھی کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے دو بڑے الزام لگائے کہ ایک تو جو فون کال ٹیپ ہوئی ہے شوکت ترین اور وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کی، وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے کی ہے، اور دوسرا الزام ان کی جانب سے مبینہ طور پر لگایا گیا کہ یہ اسرائیل کے ساتھ ہماری خفیہ ایجنسی کا لین دین ہے، اور ہم ان سے لائسنس لیتے بھی ہیں، ان کو کچھ معاملات دیتے بھی ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ہمارے جی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ اس پروپیگنڈا کی تردید کریں گے، اور کیا وہ اس کے اوپر جو ہے ہمارا ایف آئی اے کا جو سیل ہے کیا وہ اس کے اوپر ایکٹیو ہوگا؟ کیا نجم سیٹھی سے جواب مانگا جائے گا؟ کیونکہ ہمارے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کو کس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اسرائیل کے ساتھ۔ نگہبان پاکستان زندہ باد۔